सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का मतलब ये हुआ कि हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ की मदद से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, बॉडी कैसी भी हो सकती है, पॉइंट चार्ज हो सकती है, लीनियर बॉडी हो सकती है, कोई 3D बॉडी हो सकती है। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का गॉस लॉ का अपना तरीका है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन लूँगा पॉइंट चार्ज की और दो तरीके से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एक सिंपल तरीका होगा और दूसरा गॉस लॉ की मदद से करके दिखाऊंगा, और दोनों में बताऊंगा कि क्यों गॉस लॉ जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज हमने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सबसे आसान रहेगा सबसे पहले, और आगे की एप्लीकेशंस में ये और अच्छी तरीके से काम आएगा। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है इसकी। उसके बाद गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपके सामने पड़ा हुआ है, ये इसको मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा चार्ज है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी कुछ इस तरीके से। लेकिन इस ई की वैल्यू क्या है ये अभी हमें नहीं मालूम है, और इस वी की वैल्यू पता करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कोई एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले आइए, और उस चार्ज पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट बता देगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है क्या। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं ले आता हूँ एक टेस्ट चार्ज Q। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, मतलब दोनों की जो नेचर है बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सन होगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन के अंदर के ऊपर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? भाई, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग रही है E मल्टीप्लाई बाय इस चार्ज की वैल्यू है Q, स्मॉल q। तो E मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू में फोर्स हो जाएगा। सिंपल है। देखिए, बहुत बड़ा गणित नहीं है कि हम लोग टेस्ट चार्ज लेके आए, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाई बाय इसका टोटल चार्ज मतलब Q, स्मॉल q, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, यानी कि F इज इक्वल्स टू में E मल्टीप्लाई बाय Q। हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ। तो E इज इक्वल्स टू में F अपॉन में Q। इसके स्टेटमेंट से आप सिंपल समझ सकते हैं कि एक चार्ज टेस्ट चार्ज Q पर लगने वाला फोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, क्योंकि ये चार्जेस स्टैटिक हैं, एक ही जगह पर हैं, तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लगा करके हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा? F इज इक्वल्स टू में 1/4πε0, दोनों के दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि Q अपॉन में R स्क्वायर। सिंपल। अब इस फोर्स की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, यानी कि E इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल q। स्मॉल q से स्मॉल q जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या? E इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज Q बीच में पड़ा हुआ है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी स्ट्रेंथ ये है। अब यहाँ पर ये जो Q से Q कैंसिल आउट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने इस Q को बाहर फेंक दिया। किसकी मदद से? फोर्स की मदद से। फोर्स किसकी वजह से लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इफेक्ट को कैलकुलेट किया, तो हमें पता चल गया कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन की क्या स्ट्रेंथ है। तो ये तो पहला सिंपल तरीका हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई ले आओ टेस्ट चार्ज। अब बात करते हैं गॉस लॉ की। देखिए, समझते हैं कि गॉस लॉ क्या कहता है। सिंपल है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है या फिर कोई पॉइंट चार्ज है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और वो किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद है, तो इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज्ड सरफेस की सरफेस को पार करके बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकलती हैं वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू इस टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी टोटल फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बराबर होगा। यही चीज हम लोगों ने समझी थी गॉस लॉ के अंदर। सिंपल है। तो यहाँ पर भी हमें पॉइंट चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन गॉस लॉ की मदद से। लेकिन कैसे करेंगे वो? जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली बाहर निकल रही है, ये बात हम लोग जानते हैं, उसकी रेडियस के हिसाब से बाहर निकलती है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट चार्ज है वो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद है, जिसको आप लोग एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस के नाम से जानते हो।
लेकिन आपके सामने सवाल ये उठेगा कि आप लोग ये गाउसियन सरफेस बनाओगे कैसे? तो बहुत सिंपल है, देखिए। ये जो आपका चार्ज है, ये एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा है, ये चीज़ हमें मालूम है। यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गाउसियन सरफेस कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो इस पॉइंट पी से होकर गुजरना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरीके से। इससे होगा क्या कि इस पी की तरह और भी जितने भी पॉइंट होंगे वो इस गाउसियन सरफेस के अंदर क्या होंगे, कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, आ जाएंगे सारे के सारे। फिर इजीली आराम से आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। भाई सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और ऐसे बहुत सारे पी पॉइंटों से गुजरेगी तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा ना कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। भाई पिछले वाले में क्या किया था, हम लोगों ने इतनी ही दूरी पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया था जहाँ पे हम लोगों ने फोर्स की मदद ली थी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली पॉइंट मान के चल रहे हैं, तो बन जाता है गाउसियन सरफेस। इस गाउसियन सरफेस की खासियत क्या है? पहली चीज़, ये बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है, ये इमेजिनरी है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद दूसरी खासियत क्या है? दूसरी खासियत ये है कि ये सिमेट्रिकल है, टोटली पी के हिसाब से बना हुआ है, यानी कि पी जैसे कितने भी पॉइंट इसके अंदर कवर किए जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ ये जो पॉइंट कवर किया है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इसका मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकलेगी इस पॉइंट चार्ज में से, वो इस एरिया में से होके गुजर जाएगी, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो टोटली परफेक्ट गाउसियन सरफेस बन जाती है। तो अब इस पी पॉइंट में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये छोटा सा एरिया हो जाएगा डी ए, ठीक है। अब हमारा जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा, जो कि हमारे गॉस का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? क्लोज्ड सरफेस ई कॉस थीटा डी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही होता है जिसके अंदर ई जो है वो इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका डी ए है ये एरिया है, ये कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, क्यू यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब देखिए, इस एरिया में से निकलने वाली ये जो ई है ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि चार्ज तो बदल नहीं रहा, चार्ज तो सेम रहेगा, तो ई कांस्टेंट, ठीक है। ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो भी नहीं बदलने वाला, तो ये भी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये छोटा सा एरिया अंदर रह जाएगा, तो ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन में डी ए इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरिया भी बदलेगा नहीं, एरिया भी ये बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन चूंकि हमको पूरी गाउसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, राइट, तो उसके लिए हम लोगों को ऐसे बहुत सारे एरियाज चाहिए, तो इसकी इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटली कौन सा गाउसियन सरफेस निकल के आएगा? ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr², हम लोग जानते हैं इस बात को। तो ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 4πr² इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो ई 4πr² इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू निकालोगे तो ई इज इक्वल्स टू में 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r²। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हम लोगों ने पिछले तरीके से निकाली थी। वहां पर क्या किया था? टेस्ट चार्ज को पुट किया, उसके ऊपर फोर्स लगा, उसकी मदद से कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। यहाँ हम लोगों ने क्या किया? यहाँ हम लोगों ने एक पॉइंट माना और उसके हिसाब से गाउसियन सरफेस बनाई और उसके ऊपर निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। दोनों आई बराबर। दोनों में से एक्यूरेट तरीका कौन सा होना चाहिए आप बताइए? ऑब्वियस सी बात है, गॉस लॉ ही होना चाहिए। कारण क्यों? कारण ये है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई लीनियर बॉडी है, इस लीनियर बॉडी के ऊपर मैंने बहुत सारा चार्ज जो है वो दे दिया और वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट P। अब यहाँ जो चार्ज है वो तो इस पॉइंट P पे ये वाला फोर्स F1 लगाएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला चार्ज है ये उसके ऊपर F2 लगाएगा, और दोनों के दोनों फोर्स ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, यानी कि F1 और F2 बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे में परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? इस लीनियर बॉडी के आसपास एक सरफेस मान लेंगे। अब इस तरीके से देखिए, P पॉइंट हो गया हर जगह पे, तो इजीली कैलकुलेशन हो सकता है। तो ज़्यादा एक्यूरेट तरीका जो है वो आपका ये गॉस लॉ का ही है, जिससे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। 2 तरीके हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। जिस तरीके से पूछा जाए उसी तरीके से निकालना है। हालांकि गॉस काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना आपको। अब आगे की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे? लीनियर बॉडी का निकालेंगे, साथ ही
3D बॉडी का निकालेंगे और एक रिंग का भी निकाल के देखेंगे कि रिंग का किस तरीके से निकलता है और वहाँ गॉसियन सरफेस कैसे बनेगी। सो फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन एप्लीकेशन हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।